बात सन 1969 की है। एक दुबला पतला छरहरा सा नौजवान एक टूटी हुई जीप में एक बड़ी हुजूम के साथ चुनाव मैदान में था, कैंपेनिंग में। वो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का उम्मीदवार था। उस नौजवान का नाम था रामविलास पासवान। बहुत कम लोगों को मालूम है कि 1969 के आसपास ही उन्होंने एक एग्जाम क्लियर किया था। वो डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के लिए सेलेक्ट हो गए थे। अगर वो नौजवान राजनीति में न कूदा होता तो पुलिस ऑफिसर होता, लेकिन दोस्तों के कहने पे उन्होंने राजनीति में प्लंज लिया। पहली बार विधायक बने 1969 में, फिर 77 में बहुत बड़ी मार्जिन के साथ सांसद चुने गए और उसके बाद कभी उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दलित आइकॉन के तौर पे उन्होंने अपनी पहचान बनाई। कई नारे गढ़े, कई नारे जो लोगों के दिल में घर कर गए। हाल के दिनों तक वो ये नारे दोहराया करते थे। राष्ट्रपति का बेटा हो या हो चपरासी की संतान, बिरला या गरीब का बेटा, सबको शिक्षा एक समान। ये जब भी हम लोग रामविलास पासवान से मिलते तो वो पुराने दिनों की याद करते और कहते कि आजकल ये नारे चर्चा में नहीं है, लेकिन हम लोग ये नारे लगाया करते थे और दलित अवेकनिंग का काम किया करते थे। वो कहा करते थे कि एक नारा हम लोग पहले देते थे कि उच्च जाति की क्या पहचान। ये उस समय की बात है जब कास्ट डिवाइड बहुत ज्यादा था, बोलबाला था राजनीति में फॉरवर्ड कास्ट का, खासतौर पे बिहार में, और वहां अपनी पहचान बनानी थी, जगह बनानी थी अपनी। तो उन्होंने एक नारा दिया, उच्च जाति की क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम। उच्च जाति की क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम। छोटी जाति की क्या पहचान, छोटी जाति की क्या पहचान, काम करे और सहे अपमान। ये दरअसल एक पीड़ा थी, एक अंदर एक उबाल था दलितों के, शोषितों के, जिसको वो बाहर लेकर आना चाहते थे। वो वॉइसलेस को आवाज देने की एक मुहिम थी जब ये सब नारे गढ़े गए थे। 77 में वो चुनाव जीत कर आते हैं, बहुत बड़े अंतराल से। देश में सबसे ज्यादा अंतर से कोई जो चुनाव जीता तो वो रामविलास पासवान थे। उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा रामविलास पासवान ने। कहते हैं वो अंबेडकर के बाद पैन इंडिया में जिस दलित नेता के तौर पे जिसकी पहचान बनी वो रामविलास पासवान थे। मुझे कई पर्सनल एनेक्डोट्स याद हैं उनके। वो चूंकि हमारे गांव के संसदीय क्षेत्र से चुनकर आते थे तो इसलिए परिचय था। 2 घटनाएं सुनाता हूं, आपको सुनकर लगेगा कि इंटरपर्सनल रिलेशन कितना मैटर करता है। जो एक ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स थी उसमें एक बड़ा रोल ये प्ले करता था। मुझे याद है 2013 का वक्त था, 13 या 14, 13 का वक्त था मेरे ख्याल से, अगर मैं ठीक हूं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सब जगह चुनाव थे। मैं मध्य प्रदेश में था, कहीं ग्वालियर के पास। तो मेरे फोन की घंटी बजती है और फोन पे रामविलास पासवान होते हैं। मुझे लगा फोन किया होगा, कोई बात होगी। तो उन्होंने फोन करके मुझसे पूछा कि आपका एक कजन था, उसके बारे में कोई जानकारी है आपको? तो मैंने कहा नहीं, मुझे जानकारी नहीं है, मुझे सच में जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई है, गांव के पास वो हाजीपुर की तरफ जा रहा था बाइक से और उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया। यंग लड़का था, उसकी डेथ हो गई। मुझे जानकारी मिली कि आपका कजन है, तो सोचा आपको बता दूं। मैंने उस घटना के बाद अपने घर पे फोन किया और तब पता लगा कि उन्होंने मुझे जानबूझ के नहीं बताया था, क्योंकि मैं खुद ट्रैवल कर रहा था, मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। रामविलास पासवान उस वक्त खुद गुजरात में थे।
अब सोचिए कि किसी व्यक्ति ने उन्हें फोन किया होगा, उनको जब ये जानकारी मिली तो उन्होंने रिलेट किया कि वो मेरा कजन था, पत्रकारों से भी अच्छे संबंध थे उनके, मेरे चूंकि संसदीय क्षेत्र से भी आते थे, या यूं कहूं कि मैं उनके संसदीय क्षेत्र का था, तो उन्होंने मुझे फोन करके बताया। ये व्यक्तिगत संबंध थे। गांव के एक एक व्यक्ति को, खासतौर पे जो प्रोमिनेंट लोग थे, पुराने लोग थे, उन सबको नाम से जानना, ये रामविलास पासवान का सड़क था। राजनीति में कोई दुश्मन तो नहीं था उनका, पॉलिटिकल एडवर्सरी हो सकता है, प्रतिद्वंदी हो सकता है, लेकिन वो दुश्मन नहीं था। सामाजिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में भी उन्होंने दुश्मन कम बनाए। कभी कभार गुस्सा होते थे। मुझे याद है एक बार मैंने कोई स्टोरी की जो उनके खिलाफ थी, नाराज हुए, कई सालों तक बातचीत नहीं हुई, उनका फोन आया नहीं। मैंने फोन करने की एक आध दो बार कोशिश की किसी और स्टोरी के संदर्भ में, तो वो लाइन पे नहीं आए। तो एक सेंस आ जाता है कि उनकी नाराजगी है। फिर बातचीत बंद हो गई। फिर मैंने एक स्टोरी की जो किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ थी, जो उनका पॉलिटिकल ओपोनेंट था। बड़ी चर्चा हुई उसकी। वो स्टोरी बिहार के अभी के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ थी। तो उन्होंने फोन किया कई सालों के बाद, और फिर गिले शिकवे दूर किए। उन्होंने कहा कि नहीं बिल्कुल आप का काम करते हैं, कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लेकिन हमारी तरफ से, हमारे दिल में कुछ नहीं है। आप अपना काम करते हैं, मुझे मालूम है। आप प्रामाणिक तौर पे अपना काम करते रहिए, मेरी शुभकामनाएं हैं। कभी घर जाइए तो बिना कुछ खाए आप निकल नहीं सकते वहां से। बड़े अच्छे होस्ट। एक बात और बताऊं, देसी खाने के गजब के शौकीन, गजब के शौकीन। जब कैंपेन पे निकलते थे तो हमारी तरफ एक हरा चना आता है, जब वो मौसम होता था, कभी क्षेत्र में है तो ढूंढ के खाते थे, गाड़ी रोक के मंगवाते थे, वो खाते थे। हमारे यहाँ चूरा का भूंजा होता है, बिहार के लोग जानते हैं। कचड़ी होता है, वो बहुत पसंद है। मछली बहुत शौकीन, नॉनवेज के बहुत ही शौकीन, खासतौर पे मछली के बहुत शौकीन। अगर कहीं जा रहे हैं तो वहां खाने में क्या अच्छा हो सकता है, इसका ध्यान रखते थे कि फला जगह जा रहे हैं, वहां ये खाना अच्छा मिलता है, तो ढूंढ कर खाते थे। अपने लोगों को बोला करते थे कि इसका इंतजाम करना, लोग सहर्ष उसका इंतजाम करते भी थे। जिस तरीके का उन्होंने अपना करियर बनाया, शायद वो उससे बड़े नेता होते। बाद में कांसीराम ने, मायावती ने उनको ओवरटेक कर लिया, बाकी राज्यों में भी अपने पैर पसार लिए उन्होंने। लेकिन रामविलास पासवान अगर उसी शिद्दत के साथ पूरे देश में लगे होते, 83 में उन्होंने एक दलित सेना बनाई थी और बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन उनका होता था पूरे देश में, लेकिन दुर्भाग्यवश वो काडर वो खड़ा नहीं कर सके। वो जिस दल के साथ थे उसमें उनका रोल लिमिटेड था। कम उम्र में जब वो 43 साल के रहे होंगे तो वीपी सिंह की सरकार में मंत्री हो गए। और कहते हैं कि जयप्रकाश स्कूल से निकले हुए लोग, जो छात्र आंदोलन से निकले हुए लोग थे, जब मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हो गए, लालू यादव बिहार में मुख्यमंत्री हो गए, और 90 में जब वो वीपी सिंह की सरकार में कैबिनेट मंत्री हो गए, तो लोगों ने कहा कि वो सपना पूरा हो गया, जो एक सेट नॉर्म था उसको तोड़ दिया है। और फिर जयप्रकाश के सपनों को पूरा करने की दिशा में लोग कहते थे ये कदम आगे बढ़ा है। मंडल कमीशन के दौरान खड़े रहे वो वीपी सिंह के साथ, उन्होंने पाला नहीं बदला। जबरदस्त समर्थक मंडल कमीशन के उसको लागू करवाने में उनकी अहम भूमिका। बहुत बार बताते हैं वो बताया करते थे कैसे लाल कृष्ण आडवाणी गिरफ्तार हुए। वो
कहते हैं कि लालू यादव इसकी चर्चा बहुत करते हैं, लेकिन बहुत अंदर अंदर बहुत कॉन्फिडेंस नहीं था। और हम लोग सब लोग दिल्ली में थे, तो वीपी सिंह ने कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं, गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार करिए, लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं कि लालू यादव ने गिरफ्तार किया और उसके बाद लालू यादव ने इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट किया, और चूंकि वो चीफ मिनिस्टर थे तो उनको उसका श्रेय मिलना भी था। लेकिन अंदर की बात यह है कि दिल्ली में बहुत ऊहापोह की स्थिति थी, क्योंकि ये मालूम था कि सरकार गिर जाएगी, लेकिन हम डिगे नहीं, हम हटे नहीं। वीपी सिंह सरकार कुर्बान करने को तैयार थे। तो ये तमाम एनेक्डोट्स पुराने याद आते हैं। मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था उनको, लेकिन कई बार जो फैसले लिए, उन फैसलों से हो सकता है कि फौरी तौर पर उनका नुकसान हो गया हो, लेकिन उन्होंने तय किया तो तय किया। 2000 में जब अपनी पार्टी बनाई, 2005 में चुनाव लड़े, बिहार में फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया, 29 विधायक एलजेपी के जीत के आए। कहते हैं उस समय के लोग जो भी एक्टिव थे, और उनमें हम सब थे, कि अगर लालू यादव और रामविलास पासवान मिल गए होते तो नीतीश कुमार का बिहार में 2005 में जो उफान था, जो दोबारा जो चुनाव हुआ उसमें वो हैंड्स डाउन जीत कर आए, शायद उनको और वेट करना पड़ता, क्योंकि वो सरकार चल गई होती। लेकिन एक फैसला था पॉलिटिकल जो उन्होंने लिया कि लालू यादव के खिलाफ लड़े, तो उनसे हाथ नहीं मिलाएंगे। कुछ ऐसी स्थिति आज की तारीख में है जब वो सेंटर में है और बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। वही स्थिति थी यूपीए में। वो यूपीए में मंत्री थे, लेकिन यूपीए के एक पार्टनर के खिलाफ वहां चुनाव लड़ रहे थे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं रामविलास पासवान के बारे में जो लोग जानते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जिनका लोगों को कम ज्ञान है, उन्होंने देखा नहीं है। वो सिर्फ इतना जानते हैं कि रामविलास पासवान 9 बार सांसद रहे लोकसभा के, उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया 2-2 बार। वो 6-6 प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया। एक जमाना ऐसा था जब वो लीडर ऑफ द हाउस थे। 6-6 प्रधानमंत्री, आपको मालूम होगा और ये आपने बहुत जगह सुना होगा कि उन्होंने वीपी सिंह के साथ किया, उन्होंने देवेगौड़ा के साथ काम किया, उन्होंने इंद्र कुमार गुजराल के साथ काम किया, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम किया, मनमोहन सिंह के साथ काम किया, और फिर नरेंद्र मोदी के साथ 2014 से काम कर रहे थे। तो ये भी एक यूनिक अचीवमेंट है इंडियन पॉलिटिक्स में। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो लाल कृष्ण आडवाणी और मुलायम सिंह यादव, ये 2 ही लोग हैं जो राजनीतिक तौर पे उनके कंटेम्पररी कहे जा सकते हैं। 68 में मुझे जो याद है कि 68 में लालकृष्ण आडवाणी सांसद बन गए थे और 69 में रामविलास पासवान विधायक बन गए थे। मतलब सक्रिय राजनीति में उनका प्रवेश हो चुका था, वो विधानसभा के सदस्य थे। तो कम लोग हैं जो उस स्तर के हैं आज की तारीख में बचे हुए। बहुत राजनीति बची थी रामविलास पासवान में, लेकिन बहुत दिनों से सक्रिय नहीं थे, बीमार थे। और वो रामविलास पासवान जिनके बारे में 2000 में जब पार्टी बनी थी तो एक नारा दिया रामविलास पासवान की पार्टी ने, धरती गूंजे, नहीं गूंजे धरती आसमान, रामविलास पासवान। तो जो नाम उन्होंने अपने लिए कार्व आउट करके इस पॉलिटिकल फील्ड में जहां कट थ्रोट कंपटीशन है उसमें बनाया, सबसे बड़ी चुनौती उनके बेटे के लिए होगी कि क्या उस लेगेसी को वो संभाल पाते हैं। मॉल ब्लैंक पेन रखने वाला, कार्टियर का ग्लासेस लगाने वाला, रैडो पहनने वाला दलित नेता, जिसके बारे में बहुत सारी बातें कही गई कि वो मौसम वैज्ञानिक है, वो भाप लेता है। उन्होंने ऐसा किया क्योंकि शायद वो ये समझते थे कि समाज बदलने के लिए, अपने समाज के उत्थान के लिए आपको पावर में रहना जरूरी होता है। तो पावर में तो वो रहे, अपने लिए एक जमीन भी बनाई। उनकी पॉलिटिकल लेगेसी, जो जमीन उन्होंने चिराग पासवान को दी है, क्या उसमें कुछ
जोड़ पाते हैं, उनकी लेगेसी को संभाल कर चल पाते हैं, ये उनके बेटे के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी।